हर कहानी एक कीमती हीरा है और हमारा साहित्य एक अंतहीन खजाना। नमस्कार, मैं हूं रुचिका और आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए देवी नागरानी जी की लिखी कहानी बीता हुआ कल। सन्नाटे की उस शिला पर खड़ी शैली खुद हैरान, ठगी हुई सिर्फ शून्य को देख सकती थी। यह वही जगह थी, उसका अपना ससुराल। घर में परिवार के नाम पर थे उसके पति राहुल, उनकी माताजी रोचना देवी और वह खुद। 2 बरस बाद परिवार में खुशियां खिल उठी जब घर का वंशज रोहित अपनी मां शैली व दादी रोचना देवी की गोद में किलकारियां भरने लगा। शैली अपने बेटे के लालन पालन में मुग्ध सी हो गई और यहीं उसने भूतकाल की जमीन पर भविष्य के बीज बोए। वही भविष्य उसका आज बनकर उसके सामने खड़ा है। वह खुद सोच की गहराइयों में गुमसुम अपने बीते हुए कल की परछाइयों से आती उनसे सकती आवाजों को सुन रही है। बहू आओ, यहां मेरे पास आकर बैठो। लाओ रोहित, मुझे दे दो। दशहरे के अवसर पर पंडाल की उस भीड़ में अपने पास कुछ जगह बनाते हुए रोचना ने अपनी बहू शैली को आवाज दी। मम्मी, मैं यहीं पीछे खड़ी हूं, रोहित इनके पास है, कहकर शैली आगे बढ़ गई और तारीकियों के साए में घिरी रोचना बहू को जाते हुए देखती रही। उसे न जाने क्यों आभास होने लगा कि वह जब भी अपनी बहू को पास लाने की कोशिश करती है वह उतने ही वेग से उससे दूर चली जाती है। यादों की उन खाइयों में उसके साथ रह जाती हैं सिर्फ कुछ वेदनात्मक एहसास जो एकांत में उसे कचोटते। उस नाजुक रिश्ते की चुभन को कम करने के लिए वह कुछ अनदेखे आंसू बहा लेती। यादों की उन खाइयों में रोचना को अपना बीता हुआ कल याद आया जब वह राजीव माथुर की पत्नी बनकर इस घर में आई। घर में परिवार के नाम पर थे उसके पति राजीव, उनकी माताजी ज्ञानेश्वरी देवी और वह खुद। सुहागरात को राजीव ने उसे घर की संपूर्ण जानकारी देते हुए एक जवाबदारी को बेहद विश्वास के साथ सौंपते हुए कहा, आज से मेरी मां तुम्हारी मां है और वह तुम्हारी जवाबदारी है। मां ने पिता के बाद संघर्षों के पहाड़ों का सामना करते हुए इस समस्त परिवार की जवाबदारियों का निर्वाह करते हुए आज मुझे और इस परिवार को संभालते हुए इस वर्तमान में खड़ा किया है। मैं चाहता हूं कि अब तुम उन्हें इस घर में अपने दिल में वह स्थान दो जो आज की पीढ़ी देने से चूक जाती है। उनका सम्मान मेरा अपना सम्मान होगा रोचना। और रोचना ने बात को गांठ बांधकर अपने आचरण से मां को स्नेह आदर का दर्जा देते हुए तन मन से उनका बढ़पन बरकरार रखा। आज अपने अतीत के झरोखे से उन पलों की खलाओं में बस निहारती रही। यह दर्द भी अजीब है, अपने इजहार के जरिए ढूंढ ही लेता है, वरना एकांत के इस कोहरे की घुटन में जीना मुहाल होता। मां, हम मॉल जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। सुनते ही रोचना के दिल की दहलीज पर आशा के दिए झिलमिलाने लगे। हर्षोल्लास की भावनाएं मन ही मन में लिए वह बहू बेटे के साथ मॉल पहुंची। पर वहां पहुंचकर शैली एक ट्रॉली लेकर दुकानों की भूल भुलैया में खो गई और साथ देने के लिए बेटा राहुल भी चला गया। काफी देर तक राह जोहती रही रोचना, पर कोई पीछे मुड़कर देखने नहीं आया। बस एक बार फिर उस शोर में वह एकल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गई। यह पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार वे उसे भीड़ में यूं अकेला छोड़कर घंटों गायब हो जाते। इस बार बार के छलावे से उचाट होकर रोचना उनके आने के इंतजार में एक बेंच पर बैठ जाती और ख्यालों में अपनी उदासियों को झूठे दिलासों से बहलाती। उस दिन जब वह घर लौटी तो तन के साथ साथ उसका मन भी बीमार सा हो गया। मन कहाँ किसी का खाली बैठता है, साथ देने के लिए सोचों के खजाने लुटा देता है। रोचना का मस्तिष्क भी तेज रफ्तार से उसके चोट खाए हुए मन की उलझनों से जुड़ा रहता।
उसे पता ही नहीं पड़ा कि वह उन उलझी हुई सोचों की सेज पर कब सो गई। जब आँख खुली तो एक शफाक सोच उसके साथ थी। अब उसे बाहर जाने की बजाय घर की तन्हाई में पड़े रहना ज्यादा गवारा लगा। जब कभी भी बेटा आकर साथ चलने के लिए कहता तो वह साथ न जाने का कोई ना कोई बहाना बताकर घर में रह जाती। कम से कम अनचाही चोट के आघात से तो बची रहती। माँ, कभी हमारे साथ भी बाहर चला करो, हमेशा घर में बैठी रहती हो, एक दिन बेटे राहुल ने आकर कहा। जवाब में रोचना का फिर एक नया बहाना दोहराया। अब शैली को एहसास हुआ जा रहा था कि उसकी सास, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमेशा आतुर रहती थी, न जाने किस कारण बहुत कहने पर भी उनके साथ कहीं आती जाती नहीं। एक दिन शैली खुद सास के पास जाकर उनको साथ चलने के लिए अनुरोध करने लगी, लेकिन रोचना का मन अब एकांत में ठहराव पाने लगा था। वह मन की भावनाओं में हलचल के उतार चढ़ाव से किनारा करने की आदी होने लगी थी। इसलिए शैली की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहने लगी, नहीं बेटे, तुम और राहुल दोनों हो आओ, मैं तुम दोनों के पीछे चलते चलते बहुत थक जाती हूं। सोनी आंखों से अपने बेटे राहुल, जो उसी वक्त आकर शैली के पीछे खड़ा, उसकी ओर निहारते हुए कहा। रोचना को ऐसे लगा जैसे वह अपने आप से बात करती रही, खुद कहती रही, खुद सुनती रही। माँ चलिए ना। अब राहुल ने शैली के सुर में सुर मिलाया। बेटे, न जाने क्यों इस चार दीवारी में मुझे सुकून सा मिलता है। और अपनी सोच की भीड़ में गुमसुम रोचना अपने आप सिमटती चली गई। शायद वह बखूबी जान गई थी कि बाहर की भीड़ में अकेली पड़ जाने से घर में अकेला रहना बेहतर है। सपनों का भव्य भवन पलकों में सजाए रखने की हद तक तो सब ठीक है। खुली आंखें सिर्फ टूटे हुए सपनों के बोझ को ढोती हैं। इन टूटे हुए सपनों के दर्द से खुद को बचा पाना, उस अंतहीन पीड़ा से गुजरना मुश्किल है। जिंदगी नामुराद ही सही, पर हर किसी को दोबारा मौका देती है। ये अलग बात है कि कोई पदचाप सुन लेता है तो कोई दस्तक भी नहीं सुनता। लेकिन अब उन अनकहे शब्दों की गूंज शैली के दिल पर दस्तक देती रही। वह इतनी भी नासमझ नहीं थी जो बात की गहराई में लिपटे नंगे सच को न जान पाती। अपने आचरण की उपज के बोए बीजों के कोपल देख रही थी, अपने नादान रवैये की उपज को देख रही थी, जो ललहाने की बजाय सूख कर मुरझाकर कुम्हला रही थी। ये भाव नागफनियों की तरह उसकी आंखों में, उसके जेहन में उग रहे थे। अब वह जब कभी भी अपने पति और नन्हे बच्चे के साथ शॉपिंग मॉल में जाती तो उसका मन उसे इस कदर कचोटता कि वह उस डंक से खुद को बचा न पाती। अपनी ही सोच के तानों से बुने हुए जाल में वह फंसती जा रही थी। उसे आभास होने लगा जैसे उसकी सास रोचना अब उसकी आवाज सुनती ही नहीं या सुनना नहीं चाहती। उसके मन के चक्रव्यूह में घुसना शैली के लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। एक दिन रोचना ने एक थैले में कपड़े और जरूरत का सामान रखते हुए शैली से कहा, बहू, आज मैं अपनी सहेली कांता के घर कीर्तन के लिए जा रही हूं, 2 दिन उसके पास रहकर लौटूंगी। शैली ने खाली नजरों से उनकी ओर देखा, पर उसके कुछ कहने के पहले रोचना ने अपने कपड़ों का थैला उठाया और थके हारे कदमों से घर के बाहर जाने लगी। शैली को लगा जैसे वह अपना भविष्य दरवाजे से बाहर जाता हुआ देख रही है। अपने मन में मची हलचल के उतार चढ़ाव भी वह महसूस कर रही थी। समय के परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में जो बदलाव आया, उसका असली स्वरूप उसके सामने था। काल चक्र शायद इसी को कहते हैं। जहां कुछ पुराना मिटता है, वहीं कुछ नया पनपता है। यह सब परिवर्तन का एक हिस्सा है। अगर इंसान अपने बड़ों में अपना भविष्य देखे तो शायद बेहतर समाज के निर्माण में कोई एक नई ईंट लगे। सहरा की तपती चट्टान पर गराज का वृद्ध बैठा हुआ है तो सच मानिए, जवानों के गुलशन का रास्ता भी कल इसी सहरा से होता हुआ गुजरेगा। गुजरा हुआ कल आज बनकर हमारे सामने अगर खड़ा है
तो वही आज जब आने वाले बीते हुए कल में तब्दील होगा, तो इतिहास खुद को दोहराएगा अपनी सोच के चक्रव्यूह से। जैसे शैली अचानक जाग उठी। माँ रुकिए, मैं आपको कार में छोड़कर आती हूँ। अधखुले अधर कहकर भी कह न पाए। उसकी धीमी आवाज रोचना के कानों तक न पहुंच पाई। इस एकाकी दुख ने उसके कलेजे में खलल पैदा कर दिया, जहां घुटन के सिवाय कुछ न था। उस घुटन का धुआं धीरे धीरे उसके अस्तित्व को घेरता रहा। धुंध के इस चक्रव्यूह को वह तोड़ना चाहती थी, पर रोचना ने अपने आप को इस कदर शांत और एकाकी माहौल में ढाल लिया था कि उसे परिवार की हलचल में भी सन्नाटा लगने लगा। उसे तन्हाई से लगाव हो गया था और वह अकेले रहने के मौके को तलाशती। बहू से दूर, अपने बेटे से भी दूर, जहां उसकी आंखें कभी उनमें अपनेपन की आस न टटोले, जो उसे कहीं भी किसी भी जगह अकेला छोड़कर चले जाने की हिमाकत कर सकते हैं। यह सिलसिला कई महीने चलता रहा। रोचना आए दिन अकेली कभी कीर्तन में चली जाती, कभी बाहर बगीचे में घंटों जा बैठती और कुदरत की सुंदरता की अनुपम छवि के साथ घुल मिल जाती। अब शैली को सास का इस तरह घर में होकर भी ना होना खलने लगा। उसकी गैर मौजूदगी और भी ज्यादा खलने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह सास को कभी भी अपनी मां समझ नहीं पाई। यही सोच शायद दूरियां बढ़ाने में मददगार हुई। हालांकि रोचना हमेशा घर के काम में, रसोई में उसका हाथ बटाया करती, गैर मौजूदगी में खाना बनाकर रखती। काम वह अब भी करती रही और हो जाने पर अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। घर में इंसान हो और ना हो, कोई आसपास हो और ना हो, तो कैसा महसूस होता है। शैली को इस बात का पूरी तरह आभास हुआ। अपनी नादानियों का नतीजा सामने सर उठाकर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। एक दिन अचानक वह अपनी सास रोचना के कमरे में चली गई, जो उस वक्त कीर्तन पर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। माँ, आज मैं भी आपके साथ कीर्तन में चलूंगी। और रोचना उसकी नम आवाज सुनकर चौंकी। सर उठाकर ऊपर देखा। शैली का पूरा अस्तित्व भीगा भीगा सा था। वह चुनरी के कोने को लपेटते हुए जवाब की प्रतीक्षा में खड़ी रही। कुछ सोचकर रोचना ने कहा, अच्छा बहू, मुझे रोहित के कपड़े ला दो, मैं उसे तैयार करती हूँ। और तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, समय हो गया है। कीर्तन स्थान पर पहुंचकर रोचना ने एक उचित स्थान ग्रहण किया तो बिल्कुल पास में ही शैली भी बैठ गई। अपने बेटे रोहित को सास के पास बिठाने की कोशिश की तो रोचना ने झट से पोते को बाहों में लेकर अपनी गोद में बिठा लिया। शून्य का अर्थ वही जानता है जो उसके सही स्थान का मूल्यांकन कर पाता है। फिर तो एक अनकही अनसुलझी उलझन ने जैसे निशब्दता में खुशगवार समाधान पा लिया। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी कहानी बीता हुआ कल। कलम की स्याही जब सोना बनकर कागज पर उतरी तो ये खजाना बन गया। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार फिर लौटूंगी खजाने से एक और सुनहरी याद लेकर। तब तक कहानियों में बसे रहिए। धन्यवाद।